जय हिंद साथियों। जैसे आप सभी को पता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 3 भागों में डिवाइड है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। मैंने आदिकाल के जितने भी पीवाईक्यू थे लगभग 10 से 15 साल के थे, जितनी भी परीक्षाओं में पूछे गए थे सभी मैंने करवा दिए। और आदिकाल करवाने के बाद फिर भक्तिकाल भी करवा दिया। उसमें लगभग आपको 500-550 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको मैराथन में दिख जाएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर ही रहे हैं तभी तो आप चैनल पर आए, तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो रीतकाल का आरंभ जो है वो आरंभकर्ता या आरंभ चिंतामणि से मानते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर कौन हमारा राइट होगा? बी। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के? तो भूषण के। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा राइट होगा। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से संभव हुआ है। ठीक है, यह कथन किस लेखक का है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए कहा जाता है कि आपको रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए। विरह वारिस रीत काव्य धारा के किस कवि की कृति है? जो विरह वारिस है, ये जो रचना है वो किस कवि के? ठाकुर की है, बोधा की है कि आलम की है? किस राइटर ने इसकी रचना की है? तो बोधा ने की थी। ठीक है, किसने की थी? बोधा ने की थी। तो ये बोधा की क्या है? रचना है। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो प्रबंध काव्य कौन से नहीं है? तो रसिक प्रिया। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रबंध काव्य नहीं है। तो ये प्रबंध काव्य नहीं तो कैसा ग्रंथ है ये वाला? तो ये जो आपका ग्रंथ है वो रीत ग्रंथ है। कैसा है? रीत ग्रंथ है, याद रखना। ठीक है, कैसा है? रीत ग्रंथ है। ठीक है, और इसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1591 ईस्वी टाइम इसका माना जाता है। तुलसी गंग देवभय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? तो ये जो कथन है ये भिखारी दास का है। किसका है? भिखारी दास। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा? राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? तो केशव दास, ठीक है, तो विज्ञान गीत। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ये केशव दास की रचना है। किसकी? केशव दास की। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर बता दे, इनका उपनाम क्या था? कभी कभी पूछता है कि इनको किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वेदांती मिश्र। ठीक है, और ये किस संप्रदाय से सिद्धित थे? तो संप्रदाय भी इसका मायने रखता है। संप्रदाय, ये किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो इनका संप्रदाय कौन सा था? निम्बक्राचार। ठीक है, ये निम्बक्राचार से क्या से दीक्षित थे। इन्होंने रसिक प्रिया लिखी, रामचंद्रिका लिखी, कवि प्रिया लिखी, जहांगीर जस चंद्रिका लिखी, छंदमाला लिखी, ठीक है, रतन बावनी लिखी। तो बहुत सी रचना इन्होंने लिखी है। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह जो तथ्य दिया है ये किस कवि के बारे में ऐसा उन्होंने कहा है? तो ये कहा है द्विज देव। ठीक है, किसके बारे में कहा है? द्विज देव के बारे में ऐसा उन्होंने कहा है। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य उद्देश्य संवेदनात्मक स्वर है। ठीक है, संवेदनात्मक स्वर है। तो श्रृंगारिक है,
व्यंग्यमूलक है, करुणिक है या प्रास्तिक परक है? तो क्या है? प्रास्तिक परक। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। हिंदी में रीत का प्रयोग साधारण लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। ये जो कथन है ये किस कवि का है? तो ये किस कवि ने ऐसा कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। किसने कहा है? नगेंद्र ने कहा है कि जो हिंदी में रीत का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। ठीक है। और जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? रीत ग्रंथ। कभी कभी याद रखना, ये भी पूछ सकता है, ये लिखा होगा उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रीत ग्रंथ कहते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? देखो, श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल। क्या कहा है? अलंकृत काल। अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधु ने। तो याद रखना, मिश्र बंधु ने। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? रीतिकाल। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर नगेंद्र की, तो नगेंद्र ने क्या कहा है? नगेंद्र ने रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल। मिश्र बंधु इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनका नाम क्या है? अलंकृत काल कहा था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? इन चारों में कौन सा विकल्प होगा जो सुसंगत नहीं है? ठीक है। तो काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है, हाँ है। शिवा बावनी भूषण की रचना है, ठीक है। व्रत कुमोदी मतिराम की रचना है। लेकिन जो प्रताप सिंह विरुदावली है ये सेनापति की रचना नहीं है। किसकी रचना है? तो ये रचना जो है ये पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की। ठीक है। किसकी है? पद्माकर की। केशव के कृतव विषय कौन सा कथन सही नहीं है? एक तरीके से हम कहें केशव के विषय में इसमें से कौन सा कथन है जो सही है? नहीं है। अच्छा, रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप, अवसर के अनुकूल विस्तार, संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है? कोई भी ध्यान नहीं रखा गया, तो यही हमारा क्या है? सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये हमारे सब क्या है? राइट है। इस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं। ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें पहचानना है कि कौन सी जो इसमें 3 रचनाएं हैं जो भिखारी दास की हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, कवि काव्य निर्णय, रस संसार, छंद वर्ण पिंगल, ये सभी रचनाएं क्या हैं? ये किसकी हैं? भिखारी दास की है। किसकी है? भिखारी दास की ये तीनों रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो मतिराम थे वो रीत काल के कवि थे, तो इनके संबंध में 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें एक गलत ऑप्शन पहचानना है कि कौन सा इसका गलत ऑप्शन होगा। ठीक है। कह रहा रसराज, ललित, ललाम इनके विशिष्ट ख्यात के मुख्य आधार हैं। हाँ बिल्कुल है। रसराज श्रृंगार, रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। हाँ बिल्कुल है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विद्गत हैं। गलत, कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यही क्या होगा? गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। कौन सा ग्रंथ भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है। तो इनकी कविता वीर रस प्रधान है, हाँ है। शिवराज भूषण छत्रसाल दाशक इनके प्रबंध काव्य है, तो ये इनके प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, ये इनके प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये गलत होगा। और ये है कैसे? तो ये अलंकार निरूपण है। कैसे हैं? अलंकार निरूपण है। इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा, एक तरीके से हम कहें तो अलंकारों का प्रयोग किया है। देवकृत सुख सागर तरंग
को नायिका भेद का एक विशेष को समझना चाहिए। ये जो कथन है ये किस विद्वान ने ऐसा कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर देखो सुख सागर तरंग, ठीक है को, ठीक है, ये रचना है, ठीक, इसकी देव की है। अब एक चीज यहाँ पर मायने क्यों हो जाती है, थोड़ा एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो संपादन है, क्या बात कर रहे हैं इसका संपादन, इसका संपादन होता है सन 1897 ईस्वी में। अच्छा, बड़े मजे की बात है, जो इनका संपादन करते हैं जो मिस्र बंधु के जो पिता थे, ठीक है, मिस्र बंधु के जो पिता थे, ठीक है, मिस्र जो बंधु थे उनके पिता। तो याद रखना जितने भी कवि हैं कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का संबंध कहीं से रहा। पिता का क्या नाम था? तो बल दत्त मिश्र, इन्होंने किया था। तो याद रखना ये इसलिए मॉडर्ड हो जाती है। स्थापना, ठीक है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समता शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल हो जाएगा। या तर्क या क्षमता भिखारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। हाँ ठीक है, दोनों है, ठीक है, दोनों सही होंगे, ये दोनों है, ठीक है, तर्क भी क्या है? सही है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। तो ये ऐसा बिहारी सतसई के संबंध में कहा है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा। तो आप पढ़ते पढ़ते समझ जाओ किसके बारे में कहा गया है? बिहारी सतसई के बारे में कहा गया है, ठीक है। और बिहारी का जन्म अगर हम बात करें तो कब होता है? 1595 ईस्वी में होता है, ठीक है। और बिहारी सतसई में अगर हम दोहों की संख्या बताएं तो दोहा, ठीक है, अगर हम दोहों की संख्या की बात करें, किसकी संख्या की, तो इसमें जो दोहा है आपके वो 713 दोहा है। कितने हैं? और एक चीज याद रखना, ये मुक्तक काव्य में लिखी गई। किसमें लिखी गई? मुक्तक काव्य की रचना कैसी है? मुक्तक काव्य की रचना है। स्थापना हो गई। जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा उस कवि की कृति सब तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। तर्क क्या कहता है? क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में शास्त्रों कवियों ने अपने आसन्यदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता तक नहीं, ठीक है। हाँ बात तो सही है, दोनों यहाँ पर राइट होंगे, हमारे दोनों क्या होंगे? राइट होंगे। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? सी। ए और ए और आर दोनों क्या है? राइट है। प्रेम की पीर और इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। तो शुक्ल जी ने कहा था, और किनके बारे में कहा था? तो ये आलम जी के बारे में कह रहे। किसके? आलम जी के बारे में कह रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेही महा ब्रज भाषा प्रभीत ओह सुंदर तीन के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह जो काव्य प्रस्तुति है ये किसके द्वारा की गई है? तो हम एक तरीके से कहें किसने ऐसा कहा है? तो ब्रजनाथ ने। किसने कहा है? ब्रजनाथ। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो सी सही होगा। इनका सा अर्थ सौष्ठवा और नमो मेज बिरले ही कवियों में मिलता है, ठीक है, बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बहुत बड़े ही प्रागल्भ तथा प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का जो यह मत है ये किस कवि के विषय में कहा गया है? तो ये देव के बारे में कहा गया। किसके बारे में? शुक्ल जी ने ऐसा देव के संदर्भ में कहा है। सेनापति के काव्य कौशल के विषय में
कौन सा विवरण सही नहीं है? तो सेनापति के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, हाँ सही है, ये भी रचना है। कवित्र रत्नाकर अत्यंत रामचरित्र राम भक्ति भावना से ओत प्रोत है, तो ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा? गलत होगा, सही ये वाला नहीं है। बाकी सब क्या है? सही है। श्लेष श्लेष इनका प्रिय अलंकार है, याद रखना, कभी कभी पूछेगा ये बताओ जो श्लेष अलंकार है किस कवि का प्रिय है, तो किसका है? सेनापति का। किसका है? सेनापति का क्या है? प्रिय अलंकार है। निम्नलिखित में से प्रबंध काव्य रचना है। प्रबंध काव्य तो याद रखना, बहुत से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, पूछेगा बताओ प्रबंध काव्य किसकी, इसमें कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन अलंकार निरूपण है, कौन सा रीत मुक्त है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी ये क्या है? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? डी, सॉरी ये इसमें बी है, इसको तुम बी मान लो, ये बी हो गया और ये सी, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका राइट हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये है किसकी? ये पद्माकर की रचना। किसकी है? पद्माकर। विज्ञान गीत के रचनाकार कौन है? तो केशवदास। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी राइट होगा। ये तो पता होना चाहिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? मात्र अलंकार निरूपक नहीं है तो कौन नहीं है? कवि कुल कल्प तुर तारु। ठीक है, तारु। ऑप्शन नंबर क्या है? सी क्या होगा? राइट है। तो अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, याद रखना ये नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? तो कौन सी रचना है? तो व्रत विचार। व्रत विचार जो रचना है ये पिंगल छंद निरूपक है। कौन सी रचना नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो इसमें से एक रचना है वो नायक और नायिका भेद निरूपक नहीं है, तो पद्म भरण। ठीक है, पद्मा भरण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी क्या होगा? राइट होगा, पद्मा भरण। ठीक है, अच्छा ये है किसकी? तो ये रचना जो आपकी है, ये जो रचना है ये रीतकालीन कवि पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर की है। ठीक है, पद्माकर, ये नायिका भेद निरूपण नहीं है। ठीक, बाकी जो रचना ये हमारे पास है ये सब क्या है? नायिका नायक नायिका भेद निरूपक है। सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तो इसमें से कौन है जो नहीं है? तो तोष। तोष। ठीक है, तोष नहीं है। ठीक है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? तो रीतिकाल के विषय में इसमें से कौन सा कथन सही है? नहीं है कह रहा है। तो सजीव श्रृंगार के एकदम लिपासा इस युग में साहित्य के प्रतिबिंब है। हाँ ठीक है। कुछ रचनाओं में मुक्तक काव्य शास्त्र सिद्धांतों का छंदोबद्ध किया गया। हाँ बिल्कुल किया गया है। इस काल के रीत ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णता मुक्त हुई। ऐसा हो ही नहीं पाया था कि इसमें आपको अलंकार ना मिले, लक्षण ग्रंथ ना मिले, संस्कृत भाषा ना मिले, ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। तो ये क्या है? इसका गलत ऑप्शन है। आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार में यह कहते हैं कि आमुख विषयों के वर्णों में आमुख प्रकार के कथन उपयोगी हैं और आमुख प्रकार के अनायोगी अनुसयोगी जो है ये कथन किस कवि ने कहा है? ठीक है, तो ये कथन याद रखना किसका है? मिश्र बंधु का। ठीक है, मिश्र बंधु का है। इस वजह से ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत से राइटर होंगे जो, ठीक है, बहुत से बच्चे होंगे जो रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन टिक करके आए होंगे। ठीक है, पूछा कब गया था? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी
काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सारा ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का जो कथन है पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है, तो ये जो संबंध है वो जगत विनोद के संदर्भ में है। किसमें है? जगत विनोद। और चीज हम आपको बता दें, ये रचना पद्माकर ने की थी, तो एक नरेश थे, कहाँ के? जयपुर के। कहाँ के? जयपुर के। जयपुर के नरेश थे। उनका नाम क्या था? जगत सिंह। जगत सिंह, ठीक है, के आश्रय में रहकर इन्होंने जगत विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और गंगा लहरी क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर बता दें, तो गंगा लहरी पद्मा जी ने अपने जीवन के अंतिम पलों में लिखी थी और इसी रचना में, ठीक है, कुष्ठ रोग, ठीक है, उनको हो गया था, तो उसके निदान हेतु इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सॉरी कहाँ लिख दिया? वहां लिख दिया था। ठीक है, कुष्ठ रोग। हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केसों की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह जो कथन है ये किस कवि ने ऐसा कहा है? ठीक है, तो हम एक तरीके से कहें तो ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो शुक्ल जी की किताब इसी वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहां से बहुत से ज्यादा चीजें आपके एग्जाम में आती हैं। और कोई बात थोड़े है कि हाँ महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प का चुनाव करिए। रीत कविता राजाओं और ईसाई रईसों के आश्रम में पली थी? नहीं, वहां पली नहीं थी। उसकी अंत प्रेरणा स्वरूप और कवियों और उनके असरदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। ये वाला राइट होगा, तो पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। तो किस में आ रहा? सी वाले में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? सी क्या होगा इसका? राइट होगा। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? ये रचना है तो ये किसकी है? जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की रचना। किसकी है? जसवंत सिंह की ये रचना है। केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा था। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला था? तो कितने सालों तक चला था? 2 साल तक चला था। 1700 चालू हुआ था और 1900 में समाप्त हो जाता है, तो 2 शताब्दियों तक क्या था? ये चला था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा क्या होगा इसका? राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं? तो अलंकार ग्रंथ की बात कर रहा है, तो जो हमारा अलंकार ग्रंथ इसमें नहीं है, देखो भाषा भूषण तो है, ललित ये भी है, शिवराज भूषण ये भी है, अंग दर्पण ये हमारा अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक तरीके से कैसा है, ये एक नायिका भेद ग्रंथ है। कैसा है? नायिका भेद, नायिका भेद ग्रंथ है। ठीक है, एक तो लिखा कब गया था? ये कह सकते एक तरीके से 1741 ईस्वी में लिखा गया था। अब कहोगे ये है किसकी? ठीक है, तो ये रचना जो है, ये रचना किसकी है? रस लीन कवि थे, ये उनकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी क्या होगा? राइट होगा। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह कथन किसका है? तो बिहारी के संदर्भ में ऐसा किसने कहा था? तो बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। तो कुछ एक दो ऐसे तुमको कवि मिल जाएंगे, ठीक है, जो अलग से आते, तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ग्रंथ ललाम है। ठीक है, तो ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार ग्रंथ। कैसा है? अलंकार ग्रंथ।
है ये किसका? ये किसका है? मतिराम द्वारा। आगे लिखा है ये मतिराम द्वारा, तो समझी जाओ मतिराम द्वारा। ठीक है, मतिराम द्वारा लिखा गया ये अलंकार ग्रंथ है। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित कीन्हो खेल करी जनायो है। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो किस कवि ने ऐसा कहा था? तो ये ठाकुर जी की पंक्तियां हैं। किस कवि की पंक्तियां हैं? ठाकुर जी की ये पंक्तियां हैं। यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवाहिर की धार पे धानो है। ये जो काव्य पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं? तो ये किसकी हैं? बोधा की। किसकी हैं? बोधा की। ऑप्शन। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हमें देखने को मिलता है? तो अगर हम बात करें कितने अलंकारों का निरूपण मिलता है, तो 105 105 अलंकारों का निरूपण मिलता है। यहाँ पर अपने आप में बात करें तो 99 इसमें एक तरीके से अर्थालंकार है। कैसे हैं? अर्थालंकार। ठीक है, और आपके इसमें से 4 जो मिलते हैं वो शब्दालंकार है। तो याद रखना ये सब चीजें मायने रखती हैं, यही तो एग्जाम में आती हैं। बचा आपका एक, तो एक कैसा है? एक अलंकार कैसा है? शंकर नामक अलंकार है। कैसा है? शंकर नामक अलंकार। तो ये भी छोटी चीज पूछ लेता है, शंकर नामक अलंकार। ठीक है, नहीं 99 4 कितना हो? 93 2 हो जाएंगे, 2 होंगे। ठीक है, दो अलंकार कैसे होंगे? शंकर नामक अलंकार होंगे। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? ठीक है, कौन सी विशेषता है जो नहीं पाई जाती? तो संध्या भाषा। ये घनानंद की कविता में ढूंढने पर आपको भी नहीं मिलेगी। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? देखो, तो 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। और शिवसेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। तो याद रखना शिवसेंगर ने कितनी बताई थी? शिव सिंह सेंगर, उन्होंने 72 बताई। और कुछ विद्वान हुए हैं जिन्होंने 52 बताई। कुछ विद्वान थे उन्होंने 52 बता दी। शुक्ल ने 23 बताई। किसकी? देव की। तो पर वारो वरवासी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वासी होयो उर्वासी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? ठीक है, सखी राधा से कह रही है, और कह क्या रही है? ठीक है, तो कह रही है कि राधा के रूप की तारीफ करके उसका मन छुड़वाती है, उसका मन छुड़वाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं? तो वीर रस की बात कर रहा है, तो पद्माकर वीर रस के कवि नहीं आते। ये वीर रस के कवि नहीं है। ठीक है, ये वीर रस के कवि नहीं है। रीत काल के रीतबद्ध धारा के श्रृंगारी कवि हैं। तो याद रखना कैसे हैं? श्रृंगार। इनकी कविताओं में आपको श्रृंगार दिखेगा। क्या दिखेगा? श्रृंगार दिखेगा। कूट कूट के आपको मिलेगा। ठीक है, होली के गीत मिलेंगे, राधा कृष्ण का वर्णन मिलेगा। ठीक है, ऐसी चीजें इनके मिलेगी। फागुन के गीत मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? तो घनानंद की इसमें से कौन सी रचना है जो नहीं? तो श्रृंगार विलास। ये क्या है? घनानंद की नहीं है। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं। और है किसकी? ये सोमनाथ कवि की है। ठीक है, एक सोमनाथ कवि थे। ठीक है, अब तो है नहीं, सोमनाथ कवि की है। ठीक है, और ये रीतबद्ध धारा के कवि थे, क्योंकि आपको पता है कि जो रीत काल है वो 3 धाराओं में बटा, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, रीत बद्ध। तो रीत बुद्ध के बद्ध के थे।
निम्नलिखित में से कौन कवि आचार्य दोनों रूपों में प्रतिष्ठित है? कवि और आचार्य दोनों रूप में किनका नाम गिना जाता है? तो केशव दास का। किसका? केशव दास का। और इनका जन्म कब होता है? ठीक है, अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1555 ईस्वी में होता है और ये बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।